हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस वन डे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि श्योर सक्सेस वन डे क्लासेस की टीम जो है यह सीटेट और बीटेट की क्लासेस लेकर के आ रही हैं और साथ में केवीएस की भी क्लासेस लेके आ रही हैं। और आपको पता है कि जितने टीचर हैं, एक टीम बनी है और इस टीम में जितने मेंबर हैं सभी अनुभवी टीचर हैं। सारे सेक्शन के अलग अलग टीचर हैं और सभी अनुभव रखते हैं। और हम लोग पूरी तन मन से कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप यहाँ पार्टिसिपेट करें। और हम लोग पूरी कोशिश हो रही है हम लोगों के तरफ से कि जितने सिलेबस के कंटेंट हैं आपको डिलीवर कराया जाए और आपके टीचर बनने का जो सपना है उसका साकार किया जाए। आपको पता है कि आप अगर बीएड डीएलएड किए हैं, लाखों रुपया खर्चा करके बीएड डीएलएड कर लिए हैं, लेकिन उस कोर्स का अनुभव नहीं दिया गया है आप लोगों को। अगर आपको पता है, अगर आप कोर्स का अनुभव नहीं लेंगे, सीडीपी और अदर सेक्शन नहीं पढ़ेंगे तो सीटेट नहीं कर सकते हैं। और सीटेट करने के बाद ही आप टीचर बन सकते हैं। इसलिए अगर बीए डीएलएड किए हैं तो सीटेट बीटेट करना बहुत अनिवार्य है, तभी आपका टीचर बनने का सपना साकार होगा। इसी सिलसिले में मैं विनोद कुमार आपको शिक्षा मनोविज्ञान यानी टीचिंग साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, जिसको सीडीपी भी कहते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की मैं बात करूंगा। और साथ में हम लोग इससे जुड़े हुए जितने कंपोनेंट हैं, जितने कंटेंट हैं उसका डिस्कशन करेंगे। साथ में जो भी अवधारणा है उसका डिस्कशन करेंगे। अवधारणा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचिंग साइकोलॉजी जो होता है यह सबके बस का नहीं है, ये बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है। लेकिन आप इनके अवधारणाओं को समझेंगे और अवधारणा के साथ साथ इनके कंटेंट को आप समझते जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और हम लोगों की कोशिश होगी कि हर एक कंटेंट में मैक्सिमम क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाए। जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका डिस्कस किया जाए, एनालिसिस किया जाए और हर एक चैप्टर का एनालिसिस क्वेश्चन के साथ हो और कंटेंट डिलीवर किया जाए। चलिए आइए इसी सिलसिले में हम लोग समझते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। आपको पता है शिक्षा मनोविज्ञान सीडीपी का बहुत मेजर सेक्शन है और आज हम लोग इसके आधारभूत अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे। जब तक इसके आधारभूत अवधारणा यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो आप आगे इसकी समझ आपको विकसित नहीं होगी। इसी सिलसिले में हम लोग देखेंगे, पहले यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा की अगर बात की जाए तो हम लोग यहाँ समझेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो यहाँ शिक्षा को समझना जरूरी है। शिक्षा क्यों आवश्यक है? आप सबको पता है शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक विषय है और यह एक डिविडेंड है। अगर आप शिक्षित हो रहे हैं तो इसका मुनाफा आपको लाइफ टाइम तक मिलता है। और ये परंपरा आज से ही नहीं, ये प्राचीन काल से यानी प्राचीन सभ्यता से चली आ रही है। और उस समय शिक्षा के कुछ अनेक अलग रूप थे। प्राचीन काल में देखा जाए शिक्षा के रूप अलग थे। उस समय जो गुरु होते थे अपने आसपास शिष्यों को बैठा करके अपने वाणी के द्वारा अपने ज्ञान को प्रदर्शित करते थे, उनके सामने रखते थे और वो श्रवण विधि के माध्यम से यानी सुन करके उन ज्ञानों को वो अर्जित करते थे। क्योंकि आपको पता है प्राचीन काल में कोई लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था, न संग्रहित करने की कोई कला थी। इसलिए वहाँ श्रवण विधि के माध्यम से अर्थात जो भी गुरु होते थे अपने शिष्यों को अपने ज्ञान सुनाते थे, उनके सामने रखते थे और शिष्य जो थे वो ज्ञान सुन करके ज्ञान अर्जित करते थे। यानी उपदेश के रूप में कह सकते हैं कि उपदेश के रूप में उनको शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अभी के संदर्भ में देखा जाए आधुनिक काल में शिक्षा के रूप बदल गए हैं और अभी देखिए कि कितनी तेजी से दुनिया बढ़ रही है। तो शिक्षा डिजिटलाइजेशन हो रहा है शिक्षा का, और इसमें कोशिश किया जा रहा है जो बच्चा है उसका शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का यहाँ तात्पर्य है कि उसका
सामाजिक, आर्थिक के साथ साथ मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास भी हो, यानी चौतरफा विकास करने की कोशिश की जा रही है शिक्षा के माध्यम से। जब तक अच्छी शिक्षा किसी बच्चे को नहीं दी जाएगी तब तक उसका चहुमुखी विकास, चौतरफा विकास अर्थात सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसलिए आज के संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट है शिक्षा को समझना, क्योंकि शिक्षा की महत्व जो है, उसकी विशेषताएं बढ़ती जा रही हैं, उसका महत्व बढ़ते जा रहा है आज के संदर्भ में। इसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कहा गया शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कहा गया है शिक्षा शब्द का प्रयोग जो है, आपको पता है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षा शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है, प्राचीन काल से। ठीक है, प्राचीन काल में गुरु एवं शिष्यों के बीच ज्ञान का लेन देन होता था, यानी गुरु के समीप शिष्य बैठते थे और गुरु अपने ज्ञानों का उपदेश के माध्यम से प्रसारित करते थे, जिसे शिष्य सुन करके ज्ञान अर्जित करता था। यानी लेन देन की सुविधा की प्रक्रिया से शिक्षा दी जाती थी। अर्थात लेन देन का तात्पर्य है यहाँ उपदेश के माध्यम से, वाणी के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था थी। लेकिन इस समय गुरु अपने शिष्यों का मौखिक शिक्षा दिया करते थे। यानी प्राचीन काल की बात हो रही है, क्योंकि उस समय कोई भी लेखन पद्धति का विकास नहीं हुआ था, लेखन सामग्री का विकास नहीं हुआ था। इसलिए शिक्षा देने का माध्यम जो था ये क्या था? मौखिक था। मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी, जिसमें आवश्यक पक्षों को कंठस्थ कराते थे, जिसमें आवश्यक पक्ष थे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते थे, विषय वस्तु होती थी, उसको गुरु जो थे शिष्यों को कंठस्थ कराते थे। कंठस्थ का अर्थ है याद कराते थे। जिनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता था, यानी याद कराने की प्रक्रिया जो होती थी उसी को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता था। इस तरह शिक्षा देने से शिष्य की आयु, रुचि, योग्यता आदि कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता था। देखिए, कंठस्थ कराने की जो परंपरा थी, इसमें जो शिक्षा लेने वाला है यानी विद्यार्थी है, उसका उम्र, आयु, रुचि, योग्यता का कोई महत्व नहीं था। अर्थात ये परंपरा थी कि बच्चे कहाँ जाएंगे? गुरु के पास जाएंगे और वो अपने वाणी के माध्यम से शिक्षित करेंगे। यानी इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता था, आयु, योग्यता, रुचि। और यह बहुत, आपको पता है, आधुनिक काल में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, शिक्षक का कर्तव्य छात्र को मात्र सूचना दे देना था। देखिए, ये प्राचीन काल के शिक्षक की बात हो रही है। शिक्षक का कर्तव्य मात्र सिर्फ और सिर्फ छात्र को सूचना देना था। इस तरह शिक्षा बाल केंद्रित न होकर के ज्ञान केंद्रित था। ध्यान रखेंगे, उस समय जो था शिक्षा ये बाल केंद्रित न होकर के ज्ञान केंद्रित था। अर्थात बच्चों के इन्वायरमेंट का, उनके परिस्थिति का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था और सिर्फ मकसद था कि उनको कैसे ज्ञानी बना दिया जाए। जैसे रटाना हो, कंठस्थ कराना हो या कोई भी अन्य प्रक्रिया हो, उनके माध्यम से उनको ज्ञानी बनाने की कोशिश की जाती थी। शिक्षक केंद्रित होता था। देखिए, ये ज्ञान केंद्रित होने के साथ साथ शिक्षक केंद्रित भी शिक्षा होती थी। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, आप आज के संदर्भ में देखेंगे तो आज की शिक्षा जो है यह ज्ञान केंद्रित और शिक्षक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित हो गई है। क्योंकि बालकों के पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना, समझना बहुत आवश्यक है। आज के संदर्भ में अगर शिक्षक जो है बच्चे के इन्वायरमेंट को, उसके रहन सहन को, उसके परिस्थिति को, उसके संस्कृति को अगर नहीं समझता है तो वह उससे अच्छी शिक्षा दे ही नहीं सकता। इसलिए आज के संदर्भ में देखा जाए तो शिक्षा का संदर्भ क्या है? बाल केंद्रित हो गया है। लेकिन प्राचीन काल में क्या था
बाल केंद्रित न होकर के यह ज्ञान केंद्रित और शिक्षक केंद्रित होता था, जिसका परिणाम होता था कि बालक या शिक्षक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था। ठीक है, यहाँ देखिए, इस आप कंसेप्ट को समझिए कि कैसे परिस्थितियां थी, जो परिस्थिति थी उसके अनुकूल शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वहाँ क्या था, बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास का ध्यान नहीं रखा जाता था, क्योंकि वो शिक्षा क्या थी, ज्ञान केंद्रित थी और ज्ञान केंद्रित के साथ शिक्षक केंद्रित थी। वहाँ बच्चा की आवश्यकता जो है यानी बाल केंद्रित शिक्षा को गौण किया जाता था, जिसके फलस्वरूप वहाँ देखेंगे कि सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था बच्चों को। लेकिन अभी देखेंगे आज के संदर्भ में स्थितियाँ बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल बदल गई है। आधुनिक काल में देखेंगे, आधुनिक काल में शिक्षा का अर्थ जो है ये व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता है। शिक्षा का अर्थ यहाँ व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता है, अर्थात किसी तरह का उपदेश सूचना देना नहीं होता है। अभी के संदर्भ में देखेंगे शिक्षा का अर्थ जो है बच्चों को उपदेश देना और शिक्षा देना नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, व्यक्ति और बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी आज के संदर्भ में देखा जाए कि जो शिक्षा देने की पद्धति जो है, इसमें कोशिश किया जाता है कि बच्चा का सर्वांगीण विकास हो, और सर्वांगीण का तात्पर्य है चहुमुखी चौतरफा विकास, अर्थात उसका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सांवेगिक विकास, शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी किया जा सके। यह आज का संदर्भ है शिक्षा का अर्थात देखेंगे जिसके द्वारा व्यक्ति में निहित क्षमताओं का सही उपयोग विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो हम यह कह सकते हैं कि आज की शिक्षा का अर्थ व्यक्ति में निहित क्षमताओं का विकास से होता है। व्यक्ति में, सभी व्यक्तियों में क्षमताएं होती हैं, लेकिन जरूरत है उनके क्षमताओं का विकास किया जाए, और उनकी क्षमताओं का विकास कैसे हो ये हम जैसे टीचर पे डिपेंड करता है, शिक्षक के डिपेंड करता है कि हम बालक के मनोवृत्ति को, उसके परिस्थिति को, उसकी सामाजिक परिस्थिति को, उसके सांस्कृतिक परिस्थिति को समझें और उसके अनुकूल उसको शिक्षा दें, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो जाए। अर्थात जब तक ये बच्चे का, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, चौतरफा विकास नहीं होगा, तब तक हम समाज का, देश का, राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते, और ये संभव भी नहीं है। ठीक है, इस तरह हम लोग एक शिक्षा का सामान्य अर्थ समझें, और यहाँ समझेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांत तथा व्यवहार का समन्वय है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है शिक्षा मनोविज्ञान जो है यह सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय है। अर्थात जिस सिद्धांत से हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं उस सिद्धांत का कैसे इम्प्लीमेंटेशन है, और यह सिखाता है मनोविज्ञान। ठीक है, यानी शिक्षा जो है, शिक्षा मनोविज्ञान है, सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय रूप है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्या और कब से संबंधित है, अर्थात इससे पता चलता है कि बच्चों के किस उम्र में किस तरह की शिक्षा दी जाए, उनकी आयु क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनकी अभिरुचि क्या है, इसकी शिक्षा, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? शिक्षा मनोविज्ञान से। ठीक है, यहीं एक बहुत बड़े विद्वान है स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने और सीखने से है। स्किनर महोदय कहते हैं कि शिक्षा विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने और सीखने से है। आपको पता है कि इंसान जीवन पर्यंत सीखता है, उसी की व्यवहारिक संकल्पना यहाँ से मिलती है। अर्थात स्किनर बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? पढ़ने और सीखने से। शिक्षा मनोविज्ञान एक ओर
एक ओर कार्य तथा दूसरी तरफ कारण के संबंधों पर भी बल देता है। यानी कार्य हम कर रहे हैं उसका क्या कारण है, इसके संबंधों को, इसके अंतर संबंध पर बल देता है, समझाने की कोशिश करता है। इसलिए यह विज्ञान है। इसलिए कह सकते हैं कि यह क्या है, एक विज्ञान की शाखा है। निष्कर्ष के प्रयोग को व्यवहारिक रूप प्रदान कर मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रयास करने के कारण कला की श्रेणी में आता है। देखिए, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान को डिफ्रेंशिएट करके बताने की कोशिश की जा रही है। स्किनर के सिद्धांत से तुलना की जा रही है। अर्थात स्किनर क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये पढ़ने और सीखने की से संबंध रखता है। लेकिन यहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है शिक्षा मनोविज्ञान एक तरफ कार्य का और दूसरे तरफ कारण से संबंधित रखता है। अर्थात यह कार्य कारण के सिद्धांत पे काम करता है। इसलिए कह सकते हैं कि जब कार्य और कारण के सिद्धांतों के बीच अंतर संबंध जब स्थापित करता है तब इसका व्यवहार विज्ञान के तरफ हो जाता है, यानी विज्ञान के तरह यह कार्य करता है। लेकिन जब यह निष्कर्ष, इससे जो निकले निष्कर्ष हैं उनको व्यवहारिक रूप में जब हम लोग प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने से जो रिजल्टेंट प्रदान होता है, यानी वह क्या है, वह रिजल्ट होता है मानव जीवन को सुखी बनाना। जब मानव जीवन के सुखी बनाने के लिए इस विज्ञान का हम प्रयोग करते हैं तो देखेंगे कि यह एक कला के रूप में काम करता है। ठीक है, इसलिए ये शिक्षा मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान को कला की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यहाँ देखेंगे इस संदर्भ में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के आधार को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन आधार हैं। अर्थात आप कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का आधार जो है, अर्थात इसको मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी कहा जाता है। आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल से इसकी तुलना की जाती है। फिर दूसरा देखेंगे मस्तिष्क का विज्ञान, इसे मस्तिष्क का विज्ञान भी कहा जाता है। साथ में इसे चेतना का विज्ञान भी कहा जाता है और उसके बाद इसे व्यवहार का भी विज्ञान कहा जाता है। अर्थात ये चारों आधार निश्चित रूप से मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान पर को जोड़ देते हैं, बल देते हैं। और इन सब चीज़ों को यानी आत्मा का विज्ञान साइंस ऑफ सोल, मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड, चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शसनेस, फिर उसके बाद व्यवहार का विज्ञान, कैसे हम इस विज्ञान को व्यवहार में लाते हैं जिससे मानव का विकास होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगले क्लास में हमने समझने की कोशिश किया कि आखिर शिक्षा है क्या, शिक्षा के संदर्भ क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान का संदर्भ क्या है। अर्थात स्किनर के सिद्धांत को के हिसाब से विश्लेषण करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। साथ में मनोविज्ञान को हम लोग साइंस क्यों कहते हैं और उसको कला क्यों कहते हैं, क्योंकि यह देखा जाता है दोनों रूप में इसका संदर्भ है, दोनों रूप में मनोविज्ञान कार्य करता है। इसलिए दोनों संदर्भों में इसको साइंस भी कहते हैं और कला भी कहते हैं। फिर इनके आधार स्तंभों को अर्थात मनोविज्ञान को इन चार आधार स्तंभों में बांट करके हम लोग समझेंगे इसके अगले क्लास में। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, केबीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, बीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे संस्था से अवश्य जुड़ें और जुड़ करके भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की जा रही है। और साथ में टीचर भी अनुभवी हैं, टीचर के साथ साथ अच्छे कंटेंट और क्वेश्चन एनालिसिस की व्यवस्था के साथ साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था की जा रही है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप निश्चित रूप से इससे जुड़े। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।